नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं ORF हिंदी की खास पेशकश गोलमेज। और इस दफा गोलमेज में मेरे साथ खास मेहमान हैं ORF के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमनी। और हम चर्चा करेंगे गौतम चिकरमनी के साथ बजट की। बजट पेश हुए अब कुछ समय बीत गया है। बजट में क्या अच्छा क्या बुरा, बहुत सारे तरह की राय आपने सुनी। ज्यादातर लोग और खास करके उद्योग जगत जो है, इंडस्ट्री जो है, वो इस बजट से काफी खुश रही। और बहुत सारे लोगों ने वित्त मंत्री को 10 में से 11 अंक भी दे दिए हैं कि बजट इतना अच्छा है। पर दरअसल इस बजट के कुछ पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे गौतम चिकरमनी के साथ। धन्यवाद और स्वागत है आपका गौतम। नमस्ते, थैंक यू। कई चीजें हैं इस बजट में, लेकिन एक चीज, मैंने बहुत सारे जानकारों से बात की थी बजट के दिन, तो जितने भी लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो बहुत उत्साहित थे इस बजट को लेके कि ये एक ऐसा बजट है जो विकास को गति देता है, ग्रोथ के लिए इम्पेटस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एलोकेशन है वो देखिए कि किस तरह से बढ़ा है। कई आंकड़े अलग अलग तरह से समझे, लेकिन मोटे तौर पे 28% से 30% जो है वो बढ़ा हुआ है पिछले साल के एलोकेशन के मुकाबले कैपेक्स। तो इसको आप हमें समझाएं कि इससे कैसे ग्रोथ को बूस्ट मिल रहा है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें गति आ सकती है। ये हमारी जो इकोनॉमी का साइज है उससे भी डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे अगर आप देखें, हमारा बजट का साइज है 45 लाख करोड़, दैट्स अप्रोक्सीमेटली $550 बिलियन। $550 बिलियन इज अप्रोक्सीमेटली द जीडीपी ऑफ थाईलैंड। इतना हमारा बजट साइज है। इस बजट में से 10 लाख करोड़, दैट इज 120 बिलियन, इसमें है कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले है, विच इज 3.3% ऑफ जीडीपी। बहुत बड़ी बात है ये। मगर इतना ही नहीं, एसेट क्रिएशन को अगर आप इसमें जोड़ें तो 13.7 लाख करोड़ का आउटले है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 167 बिलियन। इसको मैं अगर आपको कंपेरेटिव आंकड़ों में अगर बताऊं तो दिस इज हाफ द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। इतना हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब होता है तो अच्छा, ये नहीं, इसके अलावा रेलवेज के अंदर 2.4 लाख करोड़ है, जो कि जिम्बाब्वे या आइसलैंड के जीडीपी से ज्यादा है। जब हम इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तब जाहिर है कि ये इसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट इतना जाता है तो प्राइवेट इन्वेस्टर उसके पीछे पीछे उसके टेल कोट्स को पकड़ के उसमें आगे अपना योगदान देते हैं। जब ऐसा होता है तो या तो जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज हैं वो बढ़ जाती हैं, या नए एंटरप्राइजेस का क्रिएशन हो जाता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सड़क बनती है, पोर्ट बनता है, एयरपोर्ट, इतने सारे एयरपोर्ट्स का इस बजट में चर्चा हुई थी। तो ये सब पैसा जाता है। जब पैसा जाता है, 1 रुपया जो अगर आप हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर में डालते हैं तो उसका 2.5 से 3 रुपया इंपैक्ट पड़ता है जीडीपी के ऊपर। तो ये बहुत इंटेलिजेंट ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रोथ स्ट्रेटजी है और एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। ये अगर आप 1920 से कंपेयर करें तो ये 3 गुना है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, उसके पीछे फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपने आप आते हैं। वो तो आपने देखा ही है, जैसे एफडीआई बढ़ गया है, हर तरीके से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल फ्लोज जो हैं इंडिया के ऊपर, वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये लीडरशिप ली है इस वक्त सरकार ने। क्यों? क्योंकि अभी हम कोविड से निकले हैं, अभी एक जियोपॉलिटिकल शॉक हुआ है हमको, रशिया यूक्रेन की लड़ाई से एनर्जी शॉक्स हुए, इन्फ्लेशन चल रहा है दुनिया भर में। तो इस वक्त पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे घटता जाएगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, और इससे हमारी ग्रोथ होगी। तो जो हम ग्रोथ देख रहे हैं भारत की, दैट इज एक तरफ से वो ग्रोथ सपोर्ट कर रही है फर्दर ग्रोथ को, और फर्दर ग्रोथ सपोर्ट कर रहा है जीडीपी के साइज को। तो अगर इन आंकड़ों से अगर हम देखें तो ये बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तब हो रहा है जबकि फिस्कल डेफिसिट, आपको लगेगा कि अगर सरकार स्पेंड कर रही है तो बोरोइंग्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी घट रहा है, और एक क्लियर लाइन ऑफ थॉट है कि इसको और घटाना है। इस वक्त इस बजट के अंदर 5.6 बजटेड है और 4.5 बाय 25-26 का लक्ष्य है। तो मेरे विचार में इससे इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी कुछ हो नहीं सकती ग्रोथ के लिए, कि एक तरफ आप कैपिटल डाल रहे हैं जो कि और प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करेगा, दूसरी तरफ आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रख रहे हैं और आगे जाके उसको आप कहते हैं ग्लाइड पाथ से उसको कम करते जा रहे हैं। इसलिए ये ग्रोथ बजट मुझे लगता है। जी, एक इसमें
जो आम लोग हैं या जिस माहौल में, आपने भी कोविड की बात की और दुनिया भर में देखे कि जिस तरह की मंदी छाई हुई है, तो उसका असर भारत पर भी दिखता है। तो उसमें बहुत सारे सवाल ये थे कि वो जो युवा है, जहां बेरोजगारी की दर अगर बढ़ी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो क्या इसमें ऐसा है जो रोजगार जनरेट करेगा? कई लोगों का मानना है कि चूंकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो उन सेक्टर्स में, या कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट है, इनमें नौकरियां हो सकती हैं। पर बहुत सारे युवाओं को ये चिंता थी कि जो दूसरे क्षेत्र में है, या ज्यादा स्किल्ड क्षेत्र जो हैं, जो सीधे सीधे आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, क्या इस बजट में ऐसा कुछ है जो रोजगार को बल देता है या मौके बना खड़े करता है? क्योंकि ये कहा गया सरकार की तरफ से कि रोजगार भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। आप कैसे देख रहे हैं इसे? जब बड़े प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे तो रोजगार तो नेचुरली बढ़ेगा। जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार नेचुरली बढ़ेगा, नए एंटरप्राइजेस होंगे या एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, नए आइडियाज होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में होंगे, कुछ सर्विसेज में होंगे। तो रोजगार का तो मेरे को कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि रोजगार अगर ग्रोथ हो रही है, देखिए अगर हमारा डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, यानी हमारा जीडीपी बढ़ता जा रहा है, हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सुलझ जाएंगी, इंक्लूडिंग वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे? जी। जब जीडीपी बढ़ता है, जीडीपी कौन बढ़ाता है? सरकार थोड़ी बढ़ाती है जीडीपी, सरकार तो स्पेंड करती है, वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। जीडीपी बढ़ता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस से, प्राइवेट एंटरप्राइजेस जब आते हैं तो जॉब्स अपने आप ही होती हैं, वेल्थ अपने आप क्रिएट होता है, टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाते हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। ये सब हमारे टेलविंड्स हैं। इस वक्त भारत की जो स्थिति है वो अगर आप ग्लोबल कंपैरिजन से भी देखें तो इस वक्त द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी भारत ही है। G20 की सबसे लार्जेस्ट भारत ही है। टेक्निकली एक्चुअली सऊदी अरेबिया है, मगर ऑयल कंट्रीज को अगर हम हटाएं तो जो ओवरऑल देखा जाए तो भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जाहिर है कि जॉब्स, टैक्सेस, वेल्थ, स्टॉक मार्केट सब इसके साथ बढ़ेंगे, और लक्ष्य ये है कि अगर आप ग्रोथ पे फोकस करेंगे, अपने आप ये सब एक वर्चुअस साइकिल बनता रहेगा इसका। जब इसके फॉरेन बजट के पहले जब इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है और उसके पहले IMF की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया, जो बात आप कह रहे हैं कि भारत जो है वो एक ब्राइट स्पॉट है इस समय दुनिया के लिए। आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, गौतम, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस बजट में आपको ऐसा क्या दिखा जो उस खाई को पाटता हो, जो डिवाइड अमीर और गरीब का कोविड के दौरान कहा गया कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, अमीर हुए और गरीब जो है वो गरीब हुए। तो कुछ ऐसे कदम इसमें हैं क्या जो इस डिवाइड को कम करता हो? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो कई थी उनमें बजट के एलोकेशन कम हुए हैं, जैसे कि एक तो मनरेगा है, जिसको लेकर कई तरह के क्रिटिसिज्म, आलोचनाएं भी सुन रहे हैं कि ये सरकार जो है वो प्रहार कर रही है एक साइलेंट तरीके से गरीबों पे। अगर हम इस सरकार का वो देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो हर साल 2015 से ऑनवर्ड्स हर साल मनरेगा का जो आउटले है वो बढ़ाया गया है। एक बजटेड एस्टिमेट होता है और एक एक्चुअल्स होते हैं, जो कि थोड़े एक साल बाद या 6 महीने बाद निकलते हैं। तो उनके अंदर जो अंतर है वो ऑन एन एवरेज 27% है। यानी अगर आपने 100 रुपए का बजट किया तो 127 रुपए का स्पेंड होता है। दूसरा, जो हाईएस्ट इंक्रीज था, जब हमारे वर्कर्स को जब जरूरत थी, जब कोविड के दौरान जब इस बात की बहुत जरूरत थी, उस वक्त 2021 में 80.1 और 2%, 80% से ज्यादा उसका बढ़ाया गया था। सबसे कम जो बढ़ावा हुई थी नरेगा के फंड्स में वो 7.6% हुई थी 2015-16 में। तो मेरे विचार में ऐसा नहीं है कि अगर बजटेड इतना है तो उतना ही रहेगा, ये सोचना गलत है। या पॉलिटिकली हो सकता है इसके अच्छे आर्ग्यूमेंट्स बन सकें, मगर जो सच्चाई है वो ऐसी नहीं है, और वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड से नजर आता है। दूसरी बात मैं आपको ये I want to just raise this issue is that कि नरेगा एक कानून है, एक लॉ है जी। अगर कोई आदमी कहता है या औरत कहती है कि मुझे काम चाहिए, तो द स्टेट शी इज एंटाइटल्ड टू इट, चाहे कुछ हो जाए। उसको ये 100 दिन की अनस्किल्ड लेबर की कमाई उसका अधिकार है। पहली बात तो इस कानून को तो तोड़ा ही नहीं जा सकता, ये कानून है।
तो वो एग्जीक्यूटिव तोड़ नहीं सकता। पॉलिटिक्स इसलिए नहीं तोड़ सकता क्योंकि वो वहां पे वोट्स हैं। तो मेरे विचार में ये जो है, अगर जरूरत पड़े, ये डिमांड ड्रिवन कहा जाता है मनरेगा स्कीम को, यानी अगर आप डिमांड करें तो आपको सप्लाई मिलेगा, तो सप्लाई एज एन वो काम मिलेगा। तो ना एग्जीक्यूटिव तोड़ सकता है इसको, ना पॉलिटिक्स, ना जुडिशरी, कोई नहीं। ये कानून है, या तो अगर इसको तोड़ना है तो कानून को बदलना पड़ेगा। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरे विचार में वो डर की जरूरत नहीं है। एक आखिरी बात इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा, जो कि हम, मेरे ख्याल, पता नहीं आपके एक्सपर्ट्स ने देखी हो या ना देखी हो, मगर हमारी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है भारत की, जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है, $1.9 अ डे की स्पेंडिंग वाले जो लोग हैं, जो कि एक जमाने में 800 मिलियन लोग थे, 80 करोड़ लोग थे, वो अब अकॉर्डिंग टू IMF, वर्ल्ड बैंक 1% से कम है। हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉवर्टी खत्म होती जा रही है, ओनली एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी $1.9 पर डे की जो स्पेंड करने के जो क्षमता वाले लोग रखते हैं, वो कम होते जा रहे हैं, वो ऊपर आ गए। ये ग्रोथ की वजह से हुआ है, या जो भी अलग अलग स्कीमें हैं उनकी वजह से हुआ है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं पॉवर्टी घट रही है, दूसरी तरफ अगर डिमांड हो तो उनका अधिकार है। तो मेरे विचार में ये इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, 60,000 के बजाय वो 1,00,000 करोड़ डाल सकते थे, 80,000 डालते, वो उनकी मर्जी है। मगर अगर आप एक्चुअल्स देखेंगे, मुझे लगता है कि इसी के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि बाकी अपॉर्चुनिटीज जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ग्रोथ की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी और जो बिजनेसेस जो सेटअप होंगे, शायद उसमें काफी लोगों को काम मिल जाए, शायद मनरेगा की आवश्यकता ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। ऐसे कई लोगों का ये कहना है कि मनरेगा का एलोकेशन कम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि स्किलिंग लोगों की हुई है, तो वो मनरेगा से शिफ्ट भी कर रहेंगे लोग। तो 73,000 करोड़ से घटकर वो 60,000 हुआ है। कुछ स्कीम्स और है जिसमें घटी, जैसे PM कृषि सिंचाई योजना है, नेशनल एजुकेशन मिशन है, गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम जो MSME की है, उन सब में एलोकेशन घटा है, जिसके की बारीकियां होंगी कि क्यों एलोकेशन घटे हैं। लेकिन गौतम, रिफॉर्म्स की बात अगर हम करें तो कुछ ऐसे सुधार क्षेत्रों में आपको दिखाई दिए जिसकी आप चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि जन विश्वास बिल जो एक है खास, उसको समझना चाहेंगे? ये जन विश्वास बिल विंटर सेशन में टेबल हुआ था, और मेरा अनुमान है कि बजट सेशन में पास हो जाएगा। इस जन विश्वास पे अभी आते हैं, उसके पहले निर्मला जी ने बजट में कहा कि 39,000 compliances have been reduced. 3,400 compliances have been decriminalized. जन विश्वास बिल इसी दिशा में और आगे जाता है। जन विश्वास बिल कहता है कि अगर बिजनेस लॉज में जो कंप्लायंसेस हैं, उसका यूनिवर्स वैसे है 69,233 क्लॉजेस एट एन एग्रीगेट। जो भी बिजनेस करता है, ऑल द बिजनेसेस टुगेदर को अगर ऑल द कंप्लायंसेस का जोड़ें तो वो है 69,233। इनमें से 26,134 हैं जो कि इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस हैं, यानी 26,000 से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट क्लॉजेस हैं भारत के बिजनेस लॉज के अंदर। ये ज्यादा है कम है मैं जानता नहीं, मगर ये डेफिनेटली एक मेजर हर्डल है इन्वेस्टर के लिए। जन विश्वास बिल इसकी जड़ को काट रहा है। तो अगर ये बिल पास होता है, जो कि मुझे लगता है होगा, उसके 1 या 2 महीने बाद रूल्स बदलेंगे, एंड विद इन इसी 3 महीने 4 महीनों के अंदर आप एक देखेंगे एक नया भारत उभरता। अगर ये सब हुआ तो नया भारत उभरेगा। जैसे हमने 1991 में लाइसेंस परमिट कोटा राज को तोड़ा था, वैसे इस बिल के साथ, और ये इन्होंने जो बाकी आंकड़े जो बताए हैं अगर जोड़ें, तो ये इंस्पेक्टर राज की घटाई होगी। ये नहीं होगा कि खत्म हो जाएगी, मगर घटाई होगी। इंस्पेक्टर राज इज अ राज ऑफ करप्शन, इट इज ऑफ रेंट सीकिंग। ये स्मॉल बिजनेसेस की हानि करता है, को हानि पहुंचाता है, उनसे कुड़ेद के उनको तंग करता है। अब ये फ्रीडम अगर मिल जाएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। 69 मिलियन एंटरप्राइजेस हैं भारत में, उनमें से 1 मिलियन सिर्फ फॉर्मल सेक्टर में है। कारण ये कंप्लायंसेस या छोटे, हर कोई चाहता है मैं छोटा रहूं। अगर 10 एम्प्लॉइज या 100 एम्प्लॉइज की वजह से मेरा जो बढ़ता है, तो मैं उससे नीचे रहूं, छोटा रहूं।
अगर मेरा बिजनेस बढ़ता है तो मैं नया कंपनी खोलूं, बढ़ूं ना, मैं छोटा रहूं, ताकि, क्योंकि ओवरनाइट जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है, 500 से 900 नए कंप्लायंसेस उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, जिनका कॉस्ट होता है करीब 18 लाख पर एनम। छोटा बिजनेसमैन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, या करता है तो यही उसका धंधा बन जाता है, कंप्लायंसेस को क्लियर करना। जी जी। अब आप इन रूल से, इन लॉज के रिफॉर्म से, इस रिफॉर्म से, इस बिल से अगर ये खत्म हो जाए, तो आप सोचिए वो 1 मिलियन, अगर 2 मिलियन फॉर्मल हो जाए, आप सोचिए क्या जादू फैलेगा। मैं तो बहुत कंजर्वेटिव बात कर रहा हूं, हो सकता है ये 10 मिलियन हो जाए, हमारा गोल लक्ष्य 10 मिलियन का होना चाहिए, मगर अगर 1 मिलियन से 2 मिलियन भी हो जाए, तो आप सोचिए भारत में कितने फॉर्मल एंटरप्राइजेस होंगे। ये जनविश्वास का योगदान होगा, और ये सोच, इसी सोच से मुझे लगता है सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, इसको ज्यादा, इसकी पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, होनी चाहिए, और इसका एक एक क्लॉज को पढ़ के, परख के इसको सोचना चाहिए। हो सकता है आगे जाके हो, मगर ये बहुत बड़ा रिफॉर्म है, महत्वपूर्ण है ये बहुत। और जैसा आपने बताया कि इससे अगर करप्शन या इंस्पेक्टर राज जो कहीं वो खत्म होता है तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। सही कहा आपने कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, और धन्यवाद आपका कि आपने इस बात को सामने रखा। इसके पहले कि खत्म करूं ये एपिसोड, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी कि ये वेलफेयर और विकास का तालमेल बनाता हुआ बजट है, ऐसा मानेंगे आप? ये कहा गया कि ग्रोथ एंड वेलफेयर दोनों का ये बहुत अच्छा तालमेल है। देखिए, पिछले 75 सालों में हमारे जो स्टेट है, इंडियन स्टेट, उन्होंने वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन को परफेक्ट कर लिया है। हमारे से ज्यादा परफेक्ट देश दुनिया में कोई नहीं है। नई नई स्कीमें, हर रोज नई स्कीमें आती रहती हैं, कुछ ना कुछ। मैं तो कहता हूं ये बंद करने का टाइम आ रहा है, क्योंकि भारत प्रॉस्परस होता जा रहा है। तो मेरा फोकस हमेशा ग्रोथ पे रहा है, और मेरा मानना है कि ग्रोथ से बाकी वेलफेयर होता है। अगर आप ग्रोथ नहीं देंगे तो टैक्सेस नहीं आएंगे, टैक्सेस नहीं आएंगे, आपके पास पैसा नहीं होगा ग्रोथ देने, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यू विल बी रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पॉवर्टी। दूसरा, अगर आप टैक्सेस से पैसा नहीं आए तो आप बोरो करेंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उससे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गरीब के ऊपर सबसे हावी होगा वो। तो मेरे विचार में ये बजट उसी दिशा में जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी की दिशा में जा रहा है। प्रॉस्पेरिटी विद वेल्थ क्रिएशन, विद जॉब क्रिएशन, विद एंटरप्राइजेस, अट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यहीं से हमारी पॉवर्टी जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत आशावान है ये बजट की। अगर हम वेल्थ को, अगर हम इसको, धन को ही रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहीं से गरीबी खत्म होती है। जाहिर है कि अब गरीबी को नहीं बांट सकते, उससे अब और गरीबी बढ़ा सकते हैं। गौतम चिकरमणे, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गोलमेज के इस एपिसोड पे आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।